यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपीच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय पशुपाङ्गजाय। भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपेच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्। मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनम् मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनम् मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनम् विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनम्। करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरम् महेन्द्रमानदारिणं नमामि कृष्णवारणम् महेन्द्रमानदारिणं नमामि कृष्णवारणम्। ई कक्षा माध्यमेन अध्ययनरतानां समेषां छात्राणाम् अहं डॉक्टर हरस्वरूप वासिष्ठः प्रिंसिपल गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज नाथद्वारातः भवतां समेषां पुनः हार्दिकम् अभिनंदनं हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। प्रिय छात्रों, आज हम पुनः शास्त्री तृतीय वर्ष अनिवार्य विषय संस्कृत वाङ्मय का जो द्वितीय पत्र है उसके अंतर्गत मध्य सिद्धांत कौमुदी का जो समास प्रकरण है उसको आधार मान करके चर्चा करने के लिए पुनः उपस्थित हुए हैं। पूर्व के प्रसंग में आप लोग सुन रहे थे अव्ययी भाव समास के अंतर्गत नपुंसकादन्य तरस्याम सूत्र की व्याख्या और नपुंसकादन्य तरस्याम सूत्र के द्वारा निष्पन्न होने वाले जो प्रयोग हैं उपचर्मम उपचर्म आदि उनकी सिद्धि प्रक्रिया के विषय में आप लोग श्रवण कर रहे थे। अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ही इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए ग्रंथकार ने यहां पर सूत्र उपस्थित किया है, उद्धृत किया है झयः। झयः इस सूत्र का अर्थ है झयंतात् अव्ययी भावात् टच वा स्यात्, अर्थात झयंत अव्ययी भाव से समासांत टच प्रत्यय का विधान होता है विकल्प से। इस सूत्र का जो उदाहरण है वो उदाहरण ग्रंथकार ने यहां उद्धृत किया है उपसमिधम, और दूसरा उदाहरण है उपसमित।
उपसमिधम जो प्रयोग है इसका लौकिक विग्रह है समिधा समीपम और अलौकिक विग्रह है इसका समिध प्लस ngस प्लस उप। यहां पर अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योगपद्य सादृश संपत्ति साकल्यांत वचनेषु इस सूत्र के द्वारा सामीप्य अर्थ गम्यमान होने पर उप इस अव्य का समिध इस सुबंत के साथ में समास होगा और समासत्वात् कृतध्य समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान और प्रातिपदिक संज्ञा का विधान होने के पश्चात सूत्र है सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो। धातु और प्रातिपदिक का अवयव जो सुप उसका लुक होता है, इस सूत्र के द्वारा सुप का लुक होने पर स्थिति बनेगी समिध प्लस उप। अब यहां सूत्र उपस्थित हो रहा है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम पदम उपसर्जन संज्ञकम भवति। इस सूत्र के द्वारा उप की उपसर्जन संज्ञा होगी और या संज्ञा सासा प्रयोजनवती शास्त्र में जो जो संज्ञाएं होती हैं उनका कोई ना कोई प्रयोजन भी अवश्य होता है। उपसर्जन संज्ञा का यहां पर प्रयोजन है उपसर्जनम पूर्वम सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञक जो उप है उसका पूर्व प्रयोग, इसलिए स्थिति बन जाएगी उप समिध। अब यहां सूत्र उपस्थित हो रहा है झयः। इस सूत्र के द्वारा विकल्प से टच प्रत्यय का विधान होता है। तो इस सूत्र के द्वारा विकल्प से टच प्रत्यय का विधान होने के पश्चात और अनुबंध लोप होने के बाद संयोग होकर के प्रयोग बनेगा उपसमिध। इसके पश्चात यहां पर एक न्याय है एक देश विकृत न्याय। किसी समुदाय का एक देश अगर विकृत हो जाता है तो वह अन्य जैसा नहीं होता, अन्य नहीं कहलाता, वह वही कहलाता है। इसलिए एक देश विकृत मानन्यवत इस न्याय के द्वारा पुनः प्रातिपदिक संज्ञा का विधान होगा और सु औ जस अम औट षष्टाभ्याम भिस ङेभ्याम भिस ङसीभ्याम भिस ङस ओ साम ङियो सुप। इस सूत्र के द्वारा प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय का विधान, स्थिति बनेगी उपसमिध प्लस सु। इसके पश्चात अव्यय भावश्च सूत्र के द्वारा अव्य संज्ञा का विधान होगा। अव्ययादाप स्पह सूत्र से सु का लोप प्राप्त होगा। उसका बाद होकर के नाभ्य भावादतो अमतो पंचम्याः इस सूत्र के द्वारा सु के स्थान पर अमादेश अमी पूर्व सूत्र से पूर्व रूप होकर के प्रयोग बनेगा उपसमिधम। तो जहां झयः सूत्र के द्वारा टच प्रत्यय का विधान हुआ वहां प्रयोग निष्पन्न हुआ उपसमिधम। टच प्रत्यय का विधान चूंकि विकल्प से होता है तो जहां पर टच प्रत्यय का विधान नहीं होगा वहां पर स्थिति है उपसमिध। इस स्थिति में झलाम जशो अंते सूत्र का अर्थ है पदांते झलाम जशस्यु। इस सूत्र के द्वारा धकार के स्थान पर दकार का विधान होगा और तत्पश्चात सूत्र है बावसाने अवसाने झलाम चरहस्यु। अवसान में झलों को चर होता है विकल्प से। तो इस सूत्र के द्वारा चर्त हो करके अर्थात दकार के स्थान पर तकार जब विकल्प से होगा तो दो रूप बनेंगे उपसमित और उपसमिध। इस प्रकार तीन प्रयोग यहां पर निष्पन्न हुए। झयः सूत्र के द्वारा जहां विकल्प से टच प्रत्यय का विधान हुआ वहां प्रयोग बना उपसमिधम और जहां टच प्रत्यय नहीं होगा वहां पर दूसरा प्रयोग बनेगा उपसमित और जहां पर दकार को तकार नहीं होगा बावसाने सूत्र के द्वारा वहां तीसरा प्रयोग बनेगा उपसमिध। इस प्रकार से ये जो प्रयोग हैं
इन तीनों प्रयोगों की निष्पत्ति यहां पर दर्शाई गई। इन प्रयोगों को संस्कृत में जब हम लिखना चाहेंगे तो हमें लिखना चाहिए कि उपसमिधम इत्यत्र समिधा समीपम इति लौकिक विग्रहे समिध प्लस ngस प्लस उप इति अलौकिक विग्रहे अत्र अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्वयोगुपद्य सादृश संपत्ति साकल्यांत वचनेषु इति सूत्रेण अत्र सामीप्यार्थे अव्ययभाव समासे समासत्वात् प्रत्यध्य समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपो लुकी समिध प्लस उप इति दशायां प्रथमा निर्दिष्टम समास उत्सर्जनम इति सूत्रेण उप इत्यस्य उपसर्जन संज्ञायां उपसर्जनम पूर्वम इति सूत्रेण उपसर्जन संज्ञकस्य उप इत्यस्य पूर्व प्रयोगे उपसमिध इति जाते झयः इति सूत्रेण अत्र विकल्पेन समासांत टच प्रत्यय अनुबंध लोपे संयोगे उपसमिध इति दशायां एक देश विकृत मनन्यवत इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां सुवौजस इत्यादि सूत्रेण प्रथमैक वचने सुप्रत्यये उपसमिध प्लस सु इति दशायां अव्ययभावश्च इति सूत्रेण अव्य संज्ञायां अव्ययादाप्सुपः इति सूत्रेण सुलोपे प्राप्ते तम प्रबाध्य नाव्ययभावादतो अंतपंचम्याः इति सूत्रेण सु इत्यस्य स्थाने अमादेशे अमी पूर्वः इति सूत्रेण पूर्वरूपे च कृते उपसमिधम इति रूपं निष्पन्नं भवति। तच प्रत्यय अभाव पक्षे उपसमिध इत्यत्र झलाम जशो अन्ते इति सूत्रेण धकारस्य स्थाने दकारे बावसाने इति सूत्रेण विकल्पेन चर्त्वे अर्थात दकारस्य स्थाने तकारे कृते उपसमित इति रूपं निष्पन्नं भवति। तृतीयं च रूपं निष्पन्नं भवति उपसमिद इति। इसके पश्चात ग्रंथकार ने यहां सूत्र अगला उद्धृत किया है, नदी पौर्णमास्या ग्रहायणीभ्यः वा टच स्यात्, अर्थात नदी, पौर्णमासी और आग्रहायणी इन शब्दों से अव्ययभाव समास में टच प्रत्यय होता है विकल्प से। यहां पर एक विषय चिंतनीय है, नदी पौर्णमास्या ग्रहायणीभ्यः इस सूत्र में नदी शब्द का प्रयोग किया गया है। नदी शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो नदी वह जो प्रवाहित होने वाली है और एक व्याकरण शास्त्रीय जो नदी संज्ञक शब्द हैं उनका वाचक भी नदी शब्द होता है। यहां पर इस सूत्र में प्रयुक्त जो नदी शब्द है वह प्रवाहित होने वाली जो नदी है उसका बोधक है। व्याकरण शास्त्र में यू स्त्रियाख्यौ नदी इस सूत्र से होने वाली जो नदी संज्ञा है उस नदी संज्ञक शब्द का बोध यहां पर नहीं होता। अन्यथा सूत्र में पौर्णमासी और आग्रहायणी इन दोनों शब्दों को पृथक से ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि दीर्घ ईकारांत होने के कारण इन दोनों शब्दों का ग्रहण स्वतः ही हो जाता। अतः यहां दोनों शब्दों के पृथक ग्रहण से यह सिद्ध होता है कि यहां नदी जो शब्द है वह स्वरूप परक है, न कि व्याकरण शास्त्रीय जो नदी संज्ञक शब्द है उसका बोधक ये शब्द है। इसलिए यहां पर इस सूत्र में प्रयुक्त जो नदी शब्द है वह नदी शब्द का वाचक है। यू स्त्रियाख्यौ नदी सूत्र के द्वारा होने वाली जो नदी संज्ञा है उसका वाचक ये शब्द यहां पर नहीं है।
ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उक्त सूत्र का उदाहरण है उपनदम। उपनदम का जो लौकिक विग्रह है वह है नद्याः समीपम, और अलौकिक जो विग्रह है वह है नदी प्लस ngस प्लस उप। यहां पर अव्यम विभक्ति, समीप, समृद्धि इत्यादि सूत्र के द्वारा सामीप्य अर्थ गम्यमान होने पर उप इस अव्यय का नदी इस सुबंत के साथ में समास होगा। समासत्वात् कृत तद्धि समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान, और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र के द्वारा सुप का लुक होने पर स्थिति बनेगी नदी प्लस उप। अब यहां सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। इस सूत्र के द्वारा उप इस अव्यय की उपसर्जन संज्ञा होगी, और उपसर्जन संज्ञक जो उप है इसका पूर्व प्रयोग होगा उपसर्जनम पूर्वम सूत्र के द्वारा, तो स्थिति बन जाएगी उपनदी। अब यहां सूत्र उपस्थित होता है नदी पौर्णमास्या ग्रहायणीभ्यः। इस सूत्र के द्वारा विकल्प से टच प्रत्यय का विधान होगा। अनुबंध लोप होने पर स्थिति बनेगी उपनदी प्लस आ। तत्पश्चात यस्येति च, इस सूत्र के द्वारा नदी में जो ई है उसका लोप, प्रयोग बनेगा उपनद प्लस आ। अब यहां पर एक नियम है कि अज्झीनम परेण संयोज्यम। अच से विहीन जो अक्षर होते हैं, व्यंजन होते हैं, वो अपने से पर में जो स्वर आदि होते हैं उनमें मिल जाते हैं, उनका संयोग हो जाता है, तो वर्ण संयोग होने पर प्रयोग बन जाएगा उपनद। इसके पश्चात एक देश विकृत मनन्यवत, इस न्याय के द्वारा पुनः प्रातिपदिक संज्ञा का विधान होगा, और सुवौजस अम औट षष्टाभ्याम भिस ङेभ्याम भिस ङसीभ्याम भिस ङस ओस आम ङियो सुप। इस सूत्र के द्वारा प्रथमा के एक वचन में सु प्रत्यय का विधान, अनुबंध लोप, अव्यभावश्च सूत्र के द्वारा अव्य संज्ञा, अव्ययादापसभा सूत्र से सु का लोप प्राप्त होगा, लेकिन उसका बाद होने के पश्चात सूत्र है नाभ्यै भावा दतो अंत पंचम्याः। इस सूत्र के द्वारा सु के स्थान पर अमादेश अमी पूर्व सूत्र से पूर्व रूप होकर के प्रयोग बनेगा उपनदम। तो जहां टच प्रत्यय का विधान हो गया वहां तो प्रयोग बना उपनदम। क्योंकि टच प्रत्यय का विधान विकल्प से होता है, इसलिए जहां टच प्रत्यय नहीं होगा, टच के अभाव पक्ष में स्थिति है उपनदी प्लस सु। इस स्थिति में अव्ययभावश्च, इस सूत्र के द्वारा ईकार को ह्रस और अव्ययादापसभा सूत्र से सु का लोप होने पर प्रयोग बनेगा उपनदी। इस प्रकार उपनदम और उपनदी ये दो रूप यहां पर निष्पन्न हुए। संस्कृत में जब हम लिखेंगे तो हमें लिखना चाहिए कि उपनदम इत्यत्र नद्याः समीपम इति लौकिक विग्रहे, नदी प्लस ngस प्लस उप इति अलौकिक विग्रहे, अत्र अव्यम विभक्ति इत्यादि सूत्रेण सामीप्यार्थे उप इति अव्ययस्य नदी इति सुबन्तेन सह समासे समासत्वात् कृत तद्धि समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपो लुकी नदी प्लस उप इति जाते। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इति सूत्रेण उप इत्यस्य उपसर्जन संज्ञायां उपसर्जनम पूर्वम इति सूत्रेण उपसर्जन संज्ञक उप इत्यस्य पूर्व प्रयोगे उपनदी इति दशायां नदी पौर्णमास्याग्रहायणीभ्यः इति सूत्रेण विकल्पेन टच प्रत्यये अनुबंध लोपे उपनदी प्लस आ इति दशायां यस्येति च इति सूत्रेण नदी इत्यत्र ईकार लोपे उपनद प्लस आ अज्झीनम परेण संयोज्यम इति नियमेन संयोगे उपनद इति दशायां एक देश विकृत मनन्यवत इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां
प्रथमैक वचने सुप्रत्यये अव्यय भावश्च इति सूत्रेण अव्य संज्ञायाम अव्ययादाप्सुपः इति सूत्रेण सुलोपे प्राप्ते तम प्रबाध्य नाव्यय भावादतो अंत पंचम्याः इति सूत्रेण सु इत्यस्य स्थाने अमादेशे अमी पूर्वः इति सूत्रेण पूर्व रूपे कृते उपनदम इति रूपम निष्पन्नम भवति। यत्र टच प्रत्ययस्य अभावः वर्तते टच अभाव पक्षे उपनदी इति द्वितीयम रूपम निष्पन्नम भवति। इस सूत्र का अगला उदाहरण है उपपौर्णमासम। उपपौर्णमासम का लौकिक विग्रह है पौर्णमास्याः समीपम और अलौकिक विग्रह है इसका पौर्णमासी प्लस ngस प्लस उप। इस अलौकिक विग्रह में अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रतिशत प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योगपद्य सादृश संपत्ति साकल्यांत वचनेषु इस सूत्र के द्वारा सामीप्य अर्थ गम्यमान होने पर उप इस अव्य का पौर्णमासी सुबंत के साथ में समास होगा। समासत्वाद कृतद्धि समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र के द्वारा सुप का लुक होने पर स्थिति बनेगी पौर्णमासी प्लस उप। अब यह सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। इस सूत्र के द्वारा उप की उपसर्जन संज्ञा और उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से उपसर्जन संज्ञक जो उप है उसका पूर्व प्रयोग होने पर स्थिति बनेगी उप पौर्णमासी। तत्पश्चात यहां सूत्र है नदी पौर्णमास्या ग्रहायणीभ्यः। इस सूत्र के द्वारा विकल्प से समासांत टच प्रत्यय का विधान अनुबंध लोप होने पर स्थिति बन जाएगी उप पौर्णमासी प्लस अ। यस्येति च सूत्र के द्वारा ईकार का लोप उप पौर्णमास अ। इस स्थिति में अज्झीनम परेण संयोज्यम अर्थात अच से हीन जो अक्षर होते हैं उनका पर में संयोग हो जाता है। इस नियम के आधार पर संयोग होने पर स्थिति बन जाएगी उप पौर्णमास। तत्पश्चात एक देश विकृत मनन्यवत। इस न्याय के द्वारा पुनः प्रातिपदिक संज्ञा का विधान प्रथमा के एक वचन में सु प्रत्यय उप पौर्णमास प्लस सु। इस स्थिति में अव्यय भावश्च सूत्र के द्वारा अव्यय संज्ञा अव्ययादाप्सुपः सूत्र से सु का लोप प्राप्त होगा। उसका बाद होकर के नाव्यय भावादतो अंत पंचम्याः इस सूत्र के द्वारा सु के स्थान पर अमादेश। स्थिति बन गई उपपौर्णमास प्लस अम। तत्पश्चात अमी पूर्व सूत्र से पूर्व रूप होने पर प्रयोग बना उपपौर्णमासम। तो जहां टच प्रत्यय का विधान हो गया वहां तो प्रयोग बना उपपौर्णमासम। टच प्रत्यय का विधान चूंकि विकल्प से होता है तो टच प्रत्यय के अभाव में स्थिति है उपपौर्णमासी प्लस सु। यहां पर अव्यय भावश्च इस सूत्र के द्वारा नपुंसक लिंग का विधान हिरस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य सूत्र के द्वारा ईकार को हिरस्व होकर के प्रयोग बन जाएगा उपपौर्णमासी प्लस सु। तत्पश्चात अव्यय भावश्च सूत्र के द्वारा अव्यय संज्ञा का विधान होगा। अव्ययादाप्सुपः सूत्र से सु का लोप होने पर प्रयोग बनेगा उपपौर्णमासी। इस तरह दो प्रयोग यहां पर निष्पन्न हुए। नंबर 1 उपपौर्णमासम और नंबर 2 उपपौर्णमासी। इसी प्रकार आग्रहायण्यः समीपम इस लौकिक विग्रह में अगला प्रयोग बनेगा उपाग्रहायणम और टच के अभाव पक्ष में रूप बनेगा उपाग्रहायणी। इसके बाद ग्रंथकार ने सूत्र यहां पर उद्धृत किया है गिरेश्च सेनकस्य। गिरि शब्दांत अव्यय भाव से समासांत टच प्रत्यय होता है विकल्प से। इसका उदाहरण है उपगिरम। गिरेह समीपम ये इसका लौकिक विग्रह है। गिरि प्लस ngस प्लस उप ये इसका अलौकिक विग्रह है। यहां पर अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि आदि जो सूत्र है
इस सूत्र के द्वारा सामीप्य अर्थ गम्यमान होने पर समास का विधान होगा। कृत तद्धि समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र के द्वारा सुप का लुक होने पर स्थिति बन जाएगी गिरी प्लस उप। अब यहां सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। इस सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञा का विधान, उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से उपसर्जन संज्ञक का पूर्व प्रयोग होने पर स्थिति बनेगी उपगिरी। अब यहां सूत्र है गिरेश्च सेनकस्य। इस सूत्र के द्वारा विकल्प से टच प्रत्यय का विधान, अनुबंध लोप होने पर स्थिति बन जाएगी उपगिरी प्लस आ। यस्येति च सूत्र के द्वारा ईकार का लोप, वर्ण संयोग होने पर उपगिर। इस स्थिति में न्याय है एक देश विकृत मनन्यवत। किसी समुदाय का एक देश अगर विकृत हो जाता है तो वह अन्य जैसा नहीं होता, वह वही रहता है। इसलिए इस न्याय के द्वारा पुनः प्रातिपदिक संज्ञा का विधान स्वादि कार्य होने पर पहला प्रयोग बनेगा उपगिरम और टच के अभाव में जो दूसरा प्रयोग बनेगा वह बनेगा उपगिरी। इसको संस्कृत में लिखते समय हमें लिखना चाहिए कि उपगिरम इत्यत्र गिरेः समीपम इति लौकिक विग्रहे गिरी प्लस ngस प्लस उप इति अलौकिक विग्रहे अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि सूत्रेण सामीप्यार्थे समासे समासत्वात् कृत तद्धि समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपो लुकी गिरी प्लस उप इति दशायां प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इति सूत्रेण उपसर्जन संज्ञायां उपसर्जनम पूर्वम इति सूत्रेण पूर्व प्रयोगे उपगिरी इति जाते। गिरेश्च सेनकस्य इति सूत्रेण विकल्पेन टच प्रत्यये अनुबंध लोपे उपगिरी प्लस आ इति दशायां यस्येति च इति सूत्रेण ईकार लोपे वर्ण संयोगे उपगिर इति जाते। ततः एक देश विकृत मनन्यवत इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां स्वादि कार्ये उपगिरम इति रूपम निष्पन्नम। टच अभाव पक्षे उपगिरी इति द्वितीयम रूपम निष्पन्नम भवति। इसके पश्चात सूत्र यहां पर ग्रंथकार ने उद्धृत किया है प्रतिपर समनुभ्यो क्षणः। यह गण सूत्र है। इसका अर्थ है प्रति, पर, सम और अनु से परे जो अक्षी शब्द उससे अव्ययी भाव समास में समासांत टच प्रत्यय होता है विकल्प से। इस सूत्र का प्रथम उदाहरण है प्रत्यक्षम और द्वितीय उदाहरण है परोक्षम। प्रत्यक्षम का लौकिक विग्रह है अक्षिणी प्लस प्रति और अलौकिक विग्रह है अक्षी प्लस औ प्लस प्रति। इस अलौकिक विग्रह में लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्ये इस सूत्र के द्वारा प्रति इसका अक्षी शब्द के साथ में समास होगा। समासत्वात् कृत तद्धि समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा का विधान सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र के द्वारा सुप का लुक होने पर स्थिति बन जाएगी अक्षी प्लस प्रति। अब यहां पर प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र से प्रति की उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से उपसर्जन संज्ञक जो प्रति है उसका पूर्व प्रयोग होने पर स्थिति बन जाएगी प्रति अक्षी। अब यहां सूत्र है प्रतिपर समनुभ्यो क्षणः। इस गण सूत्र के द्वारा टच प्रत्यय का विधान, अनुबंध लोप होने पर स्थिति बन गई प्रति अक्षी प्लस अ। अब यहां सूत्र है इको यणचि। इको यणचि सूत्र का अर्थ है अजब व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट एकोच्चारण प्रसंगे यण इति उच्चारण साधु। अर्थात अजब व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट जो इक उसके स्थान पर यण का उच्चारण करना ही साधु होता है। इसी बात को सिद्धांत कौमुदीकार भट्टोजी दीक्षित ने भी लिखा। इकः स्थाने यण स्यादचि संहितायाम विषय। इक के स्थान पर यण होता है, परे रहने पर संहिता के विषय में।
तो इको यणची सूत्र के द्वारा यण होने पर प्रयोग बनेगा प्रत्यक्षी प्लस अ। यस्येति च सूत्र के द्वारा इकार का लोप वर्ण संयोग प्रयोग बना प्रत्यक्ष। एक देश विकृत मनन्यवत, इस न्याय के द्वारा पुनः प्रातिपदिक संज्ञा का विधान। प्रथमा के एक वचन में सुप्रत्यय प्रत्यक्ष प्लस सु। तत्पश्चात अव्यय भावश्च सूत्र के द्वारा अव्यय संज्ञा का विधान होगा। अव्ययादापसपा सूत्र से सु का लोप प्राप्त होगा। उसका बाद होकर के नाव्यय भावादतो अम तो पंचम्या जो सूत्र है उसके द्वारा सु के स्थान पर अमादेश अमी पूर्व सूत्र से पूर्व रूप होकर के प्रयोग बनेगा प्रत्यक्षम। अगला प्रयोग है परोक्षम। अक्षणः परम इति परोक्षम, ये इसका लौकिक विग्रह है। अक्षी प्लस नस प्लस पर, ये इसका अलौकिक विग्रह है। यहां पर अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि सूत्र के द्वारा समास, समासत्वाद कृतध्य समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र के द्वारा सुप का लुक होने पर स्थिति बनेगी अक्षी प्लस पर। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र से पर की उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से पर का पूर्व प्रयोग, स्थिति बन गई पर प्लस अक्षी। अब यहां सूत्र है प्रतिपर समनुभ्यो क्षणः। इस गणसूत्र के द्वारा टच प्रत्यय का विधान, अनुबंध लोप पर अक्षी प्लस अ। इस स्थिति में यस्येति च सूत्र के द्वारा इकार का लोप पर अक्ष अ। इस स्थिति में पाणिनि जी का एक सूत्र यहां है परोक्षे लिट। पाणिनि जी का जो सूत्र है परोक्षे लिट, इसमें परोक्ष शब्द का प्रयोग किया है। तो परोक्षे लिट इस निर्देश के आधार पर निपातनात् यहां पर ओकार आदेश हो जाएगा। निपातनात् ओकार आदेश होने पर स्थिति बनेगी पर प्लस ओ प्लस अक्ष प्लस अ। एंगः पदांतादति सूत्र के द्वारा पूर्व रूप और वर्ण संयोग होने पर प्रयोग बनेगा परोक्ष। तत्पश्चात एक देश विकृत मनन्यवत, इस न्याय के द्वारा पुनः प्रातिपदिक संज्ञा का विधान। प्रथमा के एक वचन में सुप्रत्यय परोक्ष प्लस सु। अव्यय भावश्च सूत्र के द्वारा अव्यय संज्ञा का विधान होगा। अव्ययादापसपा सूत्र से सु का लोप प्राप्त होगा। उसका बाद होकर के नाभ्य भावादतो अंत पंचम्याः, इस सूत्र के द्वारा सु के स्थान पर अमादेश अमी पूर्व सूत्र से पूर्व रूप होकर के प्रयोग बनेगा परोक्षम। इसी के साथ में जो अव्यय भाव समास है वह यहां पर आज पूर्ण हो रहा है। प्रिय छात्रों, अब तक के पूर्व प्रसंगों में आप लोगों ने केवल समास के अंतर्गत आने वाले सूत्रों की व्याख्या, उनके द्वारा निष्पन्न होने वाले जो प्रयोग हैं उनकी सिद्धि प्रक्रिया का वर्णन सुना। इसके पश्चात अव्यय भाव समास में आने वाले जितने भी सूत्र हैं उनका व्याख्यान सुनते हुए उन समस्त सूत्रों के द्वारा निष्पन्न होने वाले जो प्रयोग हैं उनकी सिद्धि प्रक्रिया का वर्णन अब तक के प्रसंगों में आप लोगों ने सुना। अव्यय भाव समास आज यहां पर पूर्ण हुआ। इसके आगे जो तत्पुरुष आदि समास हैं उनकी चर्चा हम आगामी दिनों में, आगामी कक्षाओं में सुन सकेंगे। लेकिन उससे पूर्व मैं समस्त छात्रों को एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे ऋषियों ने एक शिक्षा हमें दी है कि तेजस्विनावधीतमस्तु। गुरु और शिष्य का जो अध्ययन और अध्यापन है वह कैसा होना चाहिए? तेजस्वी होना चाहिए। तेजस्विनावधीतमस्तु, हमारा अध्ययन और हमारा अध्यापन तेजस्वी हो, प्रखर हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम गुरु मुख से जो भी कुछ सुनते हैं
वह सावधान होकर दत्तचित्त होकर के सुने, तभी वह विषय हमारे लिए हृदयंगम हो पाता है, हमारी बुद्धि में स्थिर रह पाता है। यद्यपि मेरा यह प्रयास रहा है कि इस समास प्रकरण में, जो कि व्याकरण का विषय है, इसको सरल से सरल शैली में छात्रों के समक्ष उपस्थित किया जाए, जिससे कि छात्रों को कठिनाई का अनुभव न हो और सुगमता पूर्वक, सरलता पूर्वक विषय बोध छात्रों को हो सके। जो छात्र विगत वर्षों से अध्ययन अध्यापन के माध्यम से मुझसे जुड़े हुए हैं, उन्हें संभवतः जानकारी है, क्योंकि मेरे द्वारा लिखी हुई जितनी भी पुस्तकें हैं, वो समस्त पुस्तकें अधिकांश छात्रों के पास में रहती हैं। वे छात्र चाहें संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर से संबद्ध हों अथवा उदयपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध हों अथवा राजस्थान या राजस्थान से बाहर किसी भी विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र क्यों न हों, पिछले वर्षों में अध्ययन अध्यापन के माध्यम से जो छात्र मुझसे जुड़े हुए हैं, उनके पास में, अधिकांश छात्रों के पास मेरे द्वारा लिखी हुई जो पुस्तकें हैं, प्रायः उनके पास रहती हैं। वर्तमान में जो समास प्रकरण को लेकर के अभी चर्चा चल रही है, ये समास प्रकरण अधिक से अधिक छात्र इसको समझ सकें सरल शैली में, सुगमता पूर्वक, इस भावना से मैंने इस मध्य सिद्धांत कौमुदी का जो समास प्रकरण है, पूर्व में मैं इसकी व्याख्या लिख चुका हूं, जिसमें समस्त सूत्रों की जो व्याख्या है उसको सरल शैली में प्रस्तुत करते हुए और समस्त सिद्धि प्रक्रिया को एक सरल सुगम शैली में प्रस्तुत करते हुए लिखने का मैंने प्रयास किया है। और ये मध्य सिद्धांत कौमुदी का जो समास प्रकरण है, ये पूर्व में प्रकाशित हो चुका है, हंसा प्रकाशन जयपुर से ये प्रकाशित है। तो छात्रों के पास में लिखित सामग्री भी होनी चाहिए। जो छात्र मुझसे पूर्व से जुड़े हुए हैं, संभवतः उनके पास में ये समास प्रकरण मेरे द्वारा लिखा हुआ जो है वो उनके पास में होगा। लेकिन वर्तमान में जो नए छात्र मुझसे जुड़ रहे हैं अध्ययन के लिए, मैं उनको कहना चाहूंगा, यदि आप लोगों के पास में ये समास प्रकरण यदि न हो, तो आप लोग, जो कि हंसा प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित है, इसको आप अपने पास में रखें, जिससे कि अध्ययन करते समय, मेरे वीडियोज को सुनते समय आप लोग इस समास प्रकरण को अपने समक्ष रख करके विषय को अच्छी तरह से समझ सकें, इसका बोध आपको हो सके। ये आप लोगों के लिए आवश्यक है। छात्रों की सुविधा की दृष्टि से छात्रों के पास में लिखित सामग्री रहे, इस भावना से ही मैंने मध्य सिद्धांत कौमुदी का यह समास प्रकरण पूर्व में लिखा है, जो प्रकाशित है। जिन छात्रों के पास में नहीं है, वे छात्र इस समास प्रकरण को अपने पास में रखें और समय समय पर इसका आलोडन विलोडन चिंतन मनन करते रहें, जिससे कि बहुत ही सुगमता पूर्वक, सरलता पूर्वक विषय का जो बोध है वह आप लोगों के लिए हो सके। ऐसी मंगल कामना आप सब लोगों के प्रति मैं करता हूं और इससे आगे का जो विषय है उसका चिंतन हम आगामी कक्षाओं में कर सकेंगे। इस भावना के साथ में मध्य सिद्धांत कौमुदी का जो अव्ययी भाव समास प्रकरण है, आज हम इसको पूर्ण करते हैं और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।